हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी है उसमें हम लोग पिछले वीडियो में जो हमारी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो हुई थी उसको हम लोग कवर किए हुए थे। उसमें हमने देखा था कि जैसे हमारी स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि 571 प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, उसको कन्वर्ट करके हमारी 27 स्टेट हो गई थी। बाद में 1956 में मेजर हमारी रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी स्टेट की। उसमें हमारी 14 स्टेट और हमारी 6 यूनियन टेरिटरी निकल के आई थी। और उसके बाद बहुत सारे हमारे स्टेट क्रिएट होती गई। तो सारा हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया हुआ था। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो यूपीएससी के नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट। तो अभी आप देख सकते हो इंडिया में बहुत सारे स्टेटहुड का जो डिमांड है, जो हमारी नए स्टेट जो इमर्ज हो रही हैं उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक एक करके यहाँ पे जो हमारी नई स्टेट हमारी इमर्ज हो रही है मेजर, वैसे तो बहुत सारे स्टेट की डिमांड हो रही है लेकिन उनका कोई बेसिस उतना है नहीं स्ट्रॉन्ग। तो जिसका स्ट्रॉन्ग थोड़ा बेसिस है, जिसका लॉजिक है, उसको सिर्फ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असम से। तो असम में दोस्तों एक बोडोलैंड की डिमांड हो रही है। यदि असम की आप मैप देखोगे तो आपको इस तरह से मैप थोड़ा आ, देखने को मिलेगा। ठीक है, असम की मैप। तो यहाँ पे जो ए वाला पार्ट है, यानी आपको वेस्ट बंगाल से जो सटा हुआ पार्ट है, सिक्किम सटा हुआ पार्ट है, वहाँ पे इसकी बोडोलैंड की डिमांड हो रही है। और बोडोलैंड की डिमांड का मेन रीजन है दोस्तों यहाँ पे कि वहाँ के कल्चरल बोलते हैं, बोडोलैंड हमारी अलग ही कल्चर है, तो कल्चर एफिलिएशन देखने को मिलता है। तो सेपरेट कल्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए बोडोलैंड का डिमांड वहाँ पे हो रहा है। क्योंकि वैसे भी हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हम लोग देखे थे बहुत ज़्यादा कल्चरल की डाइवर्सिटी देखने मिलती है, लिंग्विस्टिक की भी डाइवर्सिटी देखने मिलती है। तो वहाँ पे इसीलिए छोटे सी एरिया में भी अभी भी हमारी 7 स्टेट हैं, लेकिन अदर बहुत सारी स्टेट की डिमांड वहाँ पे हो रही है। तो बोडोलैंड हमारी एक मेजर डिमांड है असम स्टेट से अलग स्टेट बनाने का। फिर दोस्तों हमारी दूसरी डिमांड यहाँ आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में विदर्भा। तो विदर्भा जो स्टेट जो विदर्भा एक एरिया है दोस्तों, विदर्भ आप देख सकते हो। महाराष्ट्र का जो मैप आप है, महाराष्ट्र का मैप इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये इधर वाला मुंबई है। तो आपको ईस्टर्न साइड वाला जो रीजन है, जैसे नागपुर हो गया, ठीक है, अमरावती हो गया, ये वाला जो एरिया है वहाँ पे विदर्भा, यहाँ पे आप देख सकते हो फार्मर की सुसाइड बहुत ज़्यादा होती है और अंडर डेवलपमेंट है। क्योंकि महाराष्ट्र में अनइक्वल डेवलपमेंट की गई हैं। वेस्टर्न साइड आप देखोगे तो ज़्यादा डेवलप है और ईस्टर्न साइड आप देखोगे तो कम डेवलप है। तो ईस्टर्न साइड जो विदर्भा रीजन है वहाँ पे जनरली ड्रॉट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, फार्मर की सुसाइड्स होती हैं। और यहाँ पे अनइक्वल डेवलपमेंट के चलते विदर्भा को अलग स्टेट की डिमांड वहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नागपुर वाला जो रीजन है, नागपुर के सराउंडिंग वाला, अमरावती के सराउंडिंग वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे अलग स्टेट की डिमांड हो रही है विदर्भा। ठीक है, तो हमारी दूसरी स्टेट यहाँ पे विदर्भा इन फ्यूचर हो सकता है निकल के आए, क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल डेवलपमेंट से यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे गुजरात का रीजन से एक डिमांड हो रही है सौराष्ट्र। तो गुजरात की यदि मैप आप देखोगे तो आपको इस तरह से मैप देखने को मिलेंगे गुजरात का। तो नीचे वाला ये जो पोर्शन है काठियावाड़ रीजन वाला, जहाँ पे यहाँ पे पोरबंदर आपको पोर्ट भी देखने मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे दीव भी देखने मिलेंगे। तो ये वाला जो रीजन है, सॉरी एक बार फिर से बना लेते हैं। हाँ, तो ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं सौराष्ट्र, कच्छ वाली रीजन। तो यहाँ पे अलग स्टेट की डिमांड हो रही है, क्योंकि इनको हिस्टोरिकल बता रहे हैं कि हमारी अलग ही काठियावाड़ रीजन का अलग ही होता था, प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। कल्चरल यूनिकनेस भी है और यहाँ पे थोड़ा सा अनइक्वल डेवलपमेंट हुआ है, अंडर डेवलप्ड भी है, ड्रॉट प्रोन भी है, कच्छ एरिया भी है। तो इसके वजह से यहाँ पे सौराष्ट्र का अलग स्टेट का डिमांड हो रहा है। तो ये हमारी सौराष्ट्र हो सकता है फ्यूचर में अलग स्टेट बन के निकले। फिर दोस्तों उड़ीसा से एक स्टेट की डिमांड हो रही है कोसला स्टेट। ठीक है, यहाँ पे इनका डिमांड का जो रीजन से दिया जा रहा है, हिस्टोरिकल रेफरेंस दिया जा रहा है कि कोसला राज एक अलग से किंग हुआ करता था, एक किंगडम हुआ करता था, रामायण में मेंशन भी है। और कोसल जो स्टेट है
ये लगभग में 16 डिस्ट्रिक्ट का उड़ीसा का जो है, इसको मैप में देख लेते हैं। तो उड़ीसा का आप देखोगे तो मान लो इस तरह से मैप है। तो वेस्टर्न साइड वाला जो, देखो ईस्टर्न साइड में कोस्टल वाला जो रीजन मिल जाएंगे, वेस्टर्न साइड में आप देखोगे वेस्टर्न साइड वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं कोस्टल स्टेट। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है, एक्यूट पॉवर्टी भी देखने मिलती है, हाई मोर्टालिटी रेट भी देखने मिलती है, माल न्यूट्रिशन का भी शिकार वहाँ पे देखने मिलते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम की वजह से कोस्टल स्टेट अलग बनाने का यहाँ पे डिमांड हो रहा है, उड़ीसा स्टेट को दो स्टेट में डिवाइड करने का। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हो कोस्टल यहाँ पे मेजर यहाँ पे दिया रहा है कि हिस्टोरिकल रेफरेंस। वैसे तो हिस्टोरिकल रेफरेंस में आप देखोगे तो इंडिया में बहुत पहले बहुत सारे किंग हुआ करते थे, तो उतने सारे तो स्टेट बनाना कोई लाजमी होता नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बैकवर्डनेस है, तो बैकवर्डनेस से डिमांड हो रही है, लेकिन स्टेट बनाना कोई ज़्यादा सोल्यूशन है दिखता है नहीं। इसको हम लोग सेपरेट में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे दोस्तों कोस्टल स्टेट हो गया, उड़ीसा से अलग डिमांड हो रही है। फिर आप देखते हो यहाँ पे यूपी को तो वैसे तो 4 स्टेट में डिवाइड करने का प्रोविजन था, लेकिन 3 स्टेट में मेजर यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है कि बुंदेलखंड को अलग कर दिया जाए। हरित प्रदेश हमारा, हरित प्रदेश में आप देखोगे वेस्टर्न और अवध। अब मान लो यूपी का इस तरह से मैप है, ठीक है, इस तरह से मैप है, इधर वाला हमारा बुंदेलखंड हो जाता है और ये हमारा पूर्वांचल हो जाता है, ईस्टर्न साइड वाला पूर्वांचल हो जाता है और ये बुंदेलखंड हो गया जो थोड़ा सा एमपी में घुसा हुआ पार्ट देखने को मिलता है। फिर वेस्टर्न और सेंट्रल को अवध बोलते हैं, वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न और अवध दोनों मिला के यहाँ पे हरित प्रदेश बनाने का प्रोविजन किया गया है और बुंदेलखंड यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन है और ईस्टर्न पार्ट वाला आपको पूर्वांचल। तो यहाँ पे मायावती गवर्नमेंट ने 3 पार्ट में डिवाइड यानी कि जो स्टेट की असेंबली वहाँ पे पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा हुआ था कि यहाँ पे यूपी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो बेसिस है, बेसिस में यहाँ पे बोला जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इतना कठिन हो जा रहा है इतने लार्ज पॉपुलेशन को, और जो एरिया है इसके वजह से इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना अच्छी है, क्योंकि अनइक्वल डेवलपमेंट हुए हैं। बुंदेलखंड बहुत ही कम डेवलपमेंट हुआ है, पूर्वांचल भी हमारे एज कम्पेयर टू वेस्टर्न और अवध उससे कम डेवलप्ड है। तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड हमारे लिस्ट डेवलप्ड हैं, वेस्टर्न और अवध वाले रीजन अच्छे से डेवलप हुए हैं। तो उसकी वजह से, इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे पॉलिटिकल मोटिव भी है कि बहुत सारे जो जैसे मान लो पूर्वांचल के जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे नियर बाई हमारी कैपिटल हो, तो उसकी वजह से पॉलिटिकल मोटिव्स भी है। इसकी वजह से यूपी को 3 पार्ट में डिवाइड करने का यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है। तो ये रहा दोस्तों यूपी का। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल में दोस्तों गोरखालैंड का डिमांड हो रहा है। गोरखालैंड आप देखते हो वेस्ट बंगाल में जो हिली वाला दार्जिलिंग वाला जो एरिया है वहाँ पे जो नेपाली पहले यानी कि बहुत ही पहले अंग्रेजी ज़माने में यहाँ पे माइग्रेट होके आके बसे हुए थे, उनको बोलते हैं गोरखा। तो गोरखा क्या बोल रहे हैं कि हमारी अपनी हम माइग्रेंट नेपाली बनकर नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लगता है कि उनको माइग्रेंट होकर बसाया गया है। उनका अलग ही कल्चर है, अलग ही यूनिकनेस है, तो इसलिए उनको अलग स्टेटहुड, अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए। इसकी वजह से गोरखालैंड डिमांड हो रही है वेस्ट बंगाल से। तो ये हमारा वेस्ट बंगाल से गोरखालैंड हो गया। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, गोरखालैंड हमारी अलग स्टेट डिमांड हो रही है। बुंदेलखंड हो गया हरित प्रदेश और हमारे पूर्वांचल हो गया। कोसला स्टेट उड़ीसा से हो गया। सौराष्ट्र हमारे गुजरात से हो गया और विदर्भ हमारे महाराष्ट्र से, बोडोलैंड हमारी असम से। तो इतने स्टेट का हमारी डिमांड हो रही है। वैसे तो तमिलनाडु को भी 2 स्टेट में डिवाइड करने का डिमांड हो रही है, एक नदर्न एक सदर्न तमिलनाडु में। लेकिन ये सारी चीज़ें कि बहुत ज़्यादा लॉजिक, बहुत ज़्यादा बेसिस नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जो सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड है उनका रीजन्स क्या है। तो अभी हम लोग रीजन्स में देखे थे कि हमारी कल्चरल एंड सोशल एफिलिएशन एक मेजर पार्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तो हमारी डेवलपमेंट है कि बैकवर्ड है हमारी और वहाँ पे लिस्ट डेवलप्ड है, इसके लिए स्टेटहुड का डिमांड हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हो जैसे बोडोलैंड तो कल्चरल और सोशल एफिलिएशन से हो रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि हमारी जो गोरखालैंड है वो भी हमारी है। इसके अलावा कोसल में तो दोनों ही फैक्टर्स है, लिस्ट डेवलपमेंट और हमारी कल्चरल एफिलिएशन। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक फैक्टर से है, कल्चरल सोशल एफिलिएशन। इसके अलावा आप देख सकते हो स्ट्रॉन्गर परसेप्शन ऑफ डेवलपमेंट। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो विदर्भा की रीजन है, जो महाराष्ट्र का विदर्भा का रीजन है, वहाँ पे कल्चरल एफिलिएशन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पे डेवलपमेंट, क्योंकि महाराष्ट्र अनइक्वल डेवलपमेंट हुआ है, ईस्टर्न पार्ट ज़्यादा डेवलप्ड है, कम डेवलप्ड है, वेस्टर्न पार्ट ज़्यादा डेवलप है। उसकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट भी एक क्राइटेरिया है।
और फिर देख सकते हो पॉलिटिकल मोटिव भी है, जैसे यूपी को 3 पार्ट में डिवाइड करने का यहाँ पे पॉलिटिकल ज़्यादा मोटिव देखने को मिलता है। और फिर हमारी लार्ज पॉपुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन उतना अच्छे से इफेक्टिव नहीं हो पाता है, इस ये भी एक रीज़न है। तो रीजन्स में आप देख सकते हो कल्चरल एंड सोशल एफिलिएशन, डेवलपमेंट की स्ट्रॉन्ग परसिप्शन, और पॉलिटिकल मोटिव भी देख सकते हो लार्ज पॉपुलेशन और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और उतने मैच नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से सेपरेट स्टेट का डिमांड हो रहा है। तो दोस्तों जो स्मॉलर स्टेट हैं उनका बनाना क्या पॉजिटिव है? तो दोस्तों पॉजिटिव में आप देख सकते हो कि पॉजिटिव में यहाँ पे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते हैं, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते हैं, क्योंकि आप झारखंड का ही देख लो। तो झारखंड बिहार पहले एक स्टेट हुआ करते थे, अब झारखंड अलग हो गया है, तो झारखंड में अभी भी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन देखने को नहीं मिलता है। तो कोई गारंटी नहीं है कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, लेकिन हो भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके आप दो पर्सपेक्टिव भी देख सकते हो, अच्छे से एनालिसिस करोगे तो दोनों ही पहलू यहाँ पर निकल के आएंगे कि जरूरी नहीं है कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, लेकिन हो भी सकते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये भी पॉजिटिव थिंग है, छोटे स्टेट होंगे तो पॉलिटिकल स्टेबल होगा। ठीक है, कल्चरल होमोजेनिटी होंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होंगे, और यहाँ पे कल्चरल लैंग्वेज की होमोजेनिटी होंगी। ये सारे हमारे पॉजिटिव चीज़ निकल के आते हैं, लेकिन आप इसमें भी एनालिसिस करोगे तो इसमें भी नेगेटिव चीज़ निकल आएंगे। ये हमेशा 100% सत्य नहीं होता है। ठीक है, ये हमारी पॉजिटिव थिंग हो गए स्मॉलर स्टेट के लिए। अब हमारे नेगेटिव थिंग्स आप देखोगे तो यहाँ पे देखो सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट जनरली स्मॉलर जो स्टेट होते हैं ज़रूरी नहीं है कि अच्छी होंगी, क्योंकि यहाँ पे झारखंड देख सकते हो, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये हमारी सेपरेट स्टेट बन चुकी है, लेकिन अभी भी सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, जैसे थी पहले वैसे ही लगभग में है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आप देख सकते हो यहाँ पे लिटरेसी रेट या अदर जो आपको जो HDI का आप देख सकते हो, उत्तराखंड अभी भी HDI में पीछे है। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड अभी भी लास्ट में आते हैं HDI में। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। स्मॉलर स्टेट आप देख सकते हो कि उनके पास सफिशिएंट रिसोर्स होते नहीं हैं। जैसे अभी मान लो आप तेलंगाना की ही बात कर लो अभी, तो तेलंगाना में आप देखोगे तो उतनी उनकी सफिशिएंट रिसोर्स है नहीं, अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड आप देख सकते हो, उत्तराखंड जैसे अलग हुआ था, आप देख सकते हो अभी फ्लड आए थे, तो रिसेंटली भी फ्लड आए थे। फ्लड के लिए स्टेट मशीनरी जो थी बिल्कुल फेल हो गई थी, क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे उसके टैकल करने के लिए। तो स्मॉलर जो स्टेट हैं उनके सफिशिएंट रिसोर्सेज, उनके आप बोल सकते हो उतनी रिसोर्सेज होंगे नहीं कि वो अपने आप को कंप्लीट कर पाएंगे डेवलपमेंट के लिए भी, या नेचुरल हैजार्ड आएंगे तो ये दूसरे पर रिलाई होंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लोकल लेवल की स्कैम होने लगती है और मोर करप्ट प्रैक्टिस होने लगते हैं, जैसे झारखंड का एग्जाम्पल देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों स्मॉलर जो स्टेट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं सेंट्रल फंड पे, और इसके अलावा इंटर स्टेट जो इशूज होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, वो हमारी बढ़ जाते हैं स्मॉलर स्टेट से। इंटर स्टेट इशूज़ को हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इंटर स्टेट जो इशूज होते हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं स्मॉलर स्टेट जितने क्रिएट करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रीजनलिज्म का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे बढ़ जाता है, रीजन स्पेसिफिक फीलिंग होने लगती है, और उससे रीजनलिज्म बढ़ने लगेंगे, और बाद में हो सकता है कि नेशनल इंटीग्रिटी और उसके हमारी जो नेशनल यूनिटी इंटीग्रिटी है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। लेकिन पॉजिटिव थीम में एक और भी देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कल्चरल और जो हमारी लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी होती है उससे अभी तक तो हमारी जो नेशनल यूनिटी है पहले से ज़्यादा बेटर हुई है। 1947 में जो हमारी नेशनल यूनिटी थी, इंटीग्रिटी थी, उससे अभी कहीं ज़्यादा बेटर है, जब हमारी स्मॉलर स्टेट या हम कल्चरल के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे हमने स्टेट को डिमार्केट किया। तो यहाँ पे पॉजिटिव भी थिंग्स हैं, नेगेटिव भी थिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे अननेसेसरी जो हमारी डिमांड है उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ना ही उससे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये हमारी दोस्तों हो गया इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट। इस टॉपिक को हम लोग कवर किए। तो आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए होंगे आपको वीडियो पसंद आए होंगे, कुछ समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।